सेशन में जो मैंने बात की है वो केवल और केवल इन दिनों में चल रहे गोचरीय ग्रहों की है, और संयोग से एक भी ग्रह नहीं नजर आया मुझे जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा हर एक आदमी। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी कलर थेरेपी पता ही है, उन्हें अपनी जेम्स थेरेपी पता है, उन्हें यह भी पता क्या डोनेशन करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं डोनेट करना। क्योंकि मान लीजिए मैंने ये मैरून कलर पहना, ये मैरून रूबी पहना हुआ है, और ये तो सूर्य को मैं कैच कर रहा हूं अपनी टेक्निक से। अगर इनकी चीजें डाउन करने शुरू कर दी, मैंने दान करनी शुरू कर दी, तो ये रूबी का कोई फायदा नहीं, ये कलर का कोई फायदा नहीं। सो सबसे ज्यादा कीमती ये होता है कि क्या नहीं करना हमें, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए, जो लेट कमर है उन्हें शॉर्टली मैं बता देता हूं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, अभी खराब है। 28 अक्टूबर को ठीक होगा। अगर आप मेष या वृश्चिक लगन है तो ध्यान रखें, या नाम राशि इसमें आ जाती है तो भी ध्यान रखें। चंद्र राशि की मैं बिल्कुल बात नहीं करता, ठीक है। 28 अक्टूबर तक मेष और वृश्चिक लगन वालों को सतर्क रहना पड़ेगा। वृषभ और तुला, जिनका लॉर्ड शुक्र होता है, 3 नवंबर को जाकर वो ठीक होंगे जब अपने घर पहुंचेंगे 7 नंबर में। ऐसे ही मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल अपने घर पहुंचेगा 8 नंबर में 28 अक्टूबर को। वृष और तुला का स्वामी शुक्र 3 नवंबर को जाकर ठीक होगा जब वो अपने घर तुला राशि में पहुंचेगा। अभी ये 2 महीने शुक्र नीच रहेगा, ध्यान से इसका सारा असर फिर से रिलेशनशिप पे आएगा, बच के रहिएगा। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो कन्या और मिथुन लगन वाले भी नोट कर लें, बुध महाराज जी 16 सितंबर तक अभी कमजोर रहेंगे, क्योंकि अभी अभी केतु के साथ मिल गए हैं। पर 17 सितंबर को वो कन्या राशि में उच्च भी होने वाले हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे बुध ग्रह। सूर्य देव की मैंने बात की है, सूर्य देव 16 नवंबर तक खराब ही रहेंगे। अगली जो संक्रांति आएगी तो भी वो ठीक नहीं होने वाले, कन्या राशि में चले जाएंगे, वो मित्र नहीं है उनका। उससे अगली जो है तो वो तुला राशि में नीच हो जाएंगे, जिसको कार्तिक माह कह देते हैं ना, कहते हैं कत्ते दा जम्मिया बच्चा बाप ते भारी होता है। कार्तिक पूजा इसलिए करवाते हैं। तो वो सारा जब निकलेगा 16 नवंबर को जाके निकलेगा, तब जाकर सूर्य देव जी वृश्चिक और धनु राशि में 60 दिनों के लिए रहेंगे, तो 17 नवंबर से ठीक होंगे। तो समझ लीजिए सिंह लगन वालों के लिए भी अभी चुनौती रहेगी। धनु और मीन अगर आपका लगन है, धनु और मीन देवगुरु बृहस्पति का लगन है, तो अतिचारी गति में गुरु शुभ नहीं है। 18 अक्टूबर तक शत्रु राशि में रहेंगे मिथुन में, तो वो भी कमजोर चल रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद फायदा भी बहुत होने वाला है सारे संसार को, उच्च होने वाले बृहस्पति 12 साल बाद। तो 18 अक्टूबर से लगभग अगला 1 वर्ष, क्योंकि अतिचारी गति में है, पूरे 13 महीने नहीं करेंगे, 1 वर्ष के लगभग वो उच्च राशि में रहेंगे, तब जाकर बृहस्पति फायदा करेंगे। कब? 18 अक्टूबर से। 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ के स्वामी शनि देव हैं। जिनका मकर और कुंभ लगन है, उनके जीवन में शनि बढ़िया हो तो जीवन चलता है, अन्यथा वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो शनि भी इस समय 29 नवंबर तक वक्री गति में है, और भी ज्यादा परेशानी आएगी। जिनका मकर लगन है या कुंभ लगन है, ब्लैक चीजों का यूज कीजिए, ब्लैक कलर पहनिए, शनि मंदिर में तेल अभिषेक कीजिए, माँ काली की आराधना कीजिए, क्योंकि जहां पर काले रंग का प्रभाव है हमारे देवी देवताओं में, हमारी प्रतिमाओं में, वहां पर शनिदेव भी शुभ प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ प्रतिमा का रूप होता है, वहां पर ऑरा शुभ होती है। सो शनि को ठीक करने के लिए शनिदेव का तेल अभिषेक, माँ काली का पूजन करना और उस प्रतिमा की परिक्रमा करना आपके लिए फायदा रहेगा। और अंत में चंद्रमा का एक ही लगन होता है, कर्क लगन। आपको हमेशा शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन घूम जाता है। शंकर जी को चंद्रमा अर्पित करना चाहिए। खुद भी चंद्रमा का मोती या एक रिंग जरूर पहन लिया कीजिए जो बिना जोड़ की हो। बिना जोड़ का मतलब होता है स्थिर होना, बिना जोड़ की, ठीक है, कि कोई किसी तरह का तरेड़ नहीं है उसमें, एकदम
मजबूत है, बिना जोड़ का कड़ा पहन लीजिए, छल्ला पहन लीजिए, लेडीज चूड़ी पहन लीजिए, चंद्रमा को मजबूत कीजिए। विशेषकर कर्क लगन की बात कर रहा हूँ, सब ना पहन लेना, ये टेक्निकल बातें हैं, पूछ कर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। जिनको समझ आ गई है, जो मेरे साथ पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं, उनको तो सब पता चल ही गया होगा। तो ये है सारा खेल, शॉर्टली भी मैंने दोबारा बता दिया है और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके भी बता दिया है। तो निकट जो परेशानी हम झेल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा की है, निकट जो परेशानी हम झेल रहे हैं वो सूर्य और केतु की है। हाँ, ये भी नोट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया ना, बृहस्पति खराब हो जाए तो लीवर की समस्या होती है, सांस की ट्रबल होती है, ऐसे ही सूर्य अगर खराब हो जाए तो हड्डियों की समस्या होती है, बोन्स की। सूर्य अगर खराब हो जाए तो हार्ट के बहुत बड़े बड़े रोग बाहर निकल आते हैं, हृदय आघात, हार्ट अटैक होते हैं। देश के एक बहुत बड़े सर्जन की डेथ हो गई, हार्ट सर्जन की, हार्ट अटैक से, कल परसों से ये खबर चल रही है फेसबुक के ऊपर। तो ये है सारा गोचर मित्रों। अब ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी 2 ग्रहण आने वाले हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का जो ग्रहण है वो पूरा भारत में भी, इंडिया में भी इफेक्ट डालेगा इस बार, क्योंकि हर ग्रहण से पहले लोग मुझे बहुत पूछते रहते हैं। तो चंद्रमा का जो इफेक्ट है इस बार ग्रहण का भारत में पूरा पड़ेगा, और इसका असर हमारे ब्रेन पे आता है, हमारे मन पे आता है। चंद्रमा मन सो जात, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन है, तो इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे आता है। इसलिए थोड़ा उन बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को ध्यान रखना पड़ेगा जो एक्सपेक्टेड है, गर्भवतियों को, अपनी जो बुजुर्ग घर की महिलाएं हैं, दादी माँ हैं, सासू माँ हैं, उनसे जो निर्देश मिले उनका चंद्र ग्रहण में इस बार अवश्य पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पूर्ण प्रभाव यहाँ पे आने वाला है भारत में भी। और ये जब ग्रहण होते हैं यही भूचाल का कारण बनते हैं, ये भी याद रख लीजिए। और 90 डेज का ये सिस्टम होता है, जब भी कोई ग्रहण आ जाए उससे 90 दिन आगे पीछे आप देखेंगे बड़े बड़े भूकंप। अफगानिस्तान में तो कल परसों आ ही गया, जहां एक दिन में ही 600-700 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन जब ऑफ होनी है ना लाइट सूर्य और चंद्रमा की, उसके बाद का जो ये जो प्लेट्स नीचे हिल जाती हैं ना, गड़बड़ हो जाती है बहुत सारी। क्योंकि हमने सुना है, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, कि हनुमान जी ने बाल समय में रवि को फल समझकर बख्श लिया था, तो अंधेरा हो गया था, देवी देवताओं के आसन डोल गए थे कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो वही चीज है, आसन डोलने का मतलब है भूचाल आ गए थे, तो वही भूचाल का कारण ग्रहण भी बनते हैं। तो दोस्तों, ये तो था ग्रह गोचर। अब आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये सबसे जरूरी होता है पंचांग, अपने अपने घर में जरूर रखो, पढ़ना सीख लो। आज जब आपसे बात कर रहा हूं 3 सितंबर, 2 सितंबर, बुधवार को 3 सितंबर को पद्मा एकादशी व्रत है, ये भी नोट कर लीजिए, बुधवार को। और 4 तारीख को गुरुवार है, बृहस्पतिवार है सितंबर का, श्री वामन जयंती आने वाली है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अवतार है विष्णु भगवान का, वामन अवतार, उसे भी जीवन में लाना चाहिए, उसकी बहुत अधिक महत्वता है। किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या लॉजिक है, क्यों भगवान ने पहले जल में से वो मत्स्य अवतार लिया, फिर वो जल से बाहर निकले कछुआ बन के कच्छप अवतार लिया, फिर वो कीचड़ में उतर गए मत्स्य अवतार लिया। ये एवोल्यूशन है ह्यूमैनिटी का, कि जल से निकलकर किस प्रकार फिर वो थोड़ा सा हाइट ली, उन्होंने बौने बन गए, वामन अवतार लिया, फिर थोड़ी सी और एवोल्यूशन हुई, वो नर और सिंह बन गए, क्रोध में आ गए, फिर थोड़ा आगे चले परशुराम बन गए, फिर थोड़ा आगे चले राम हुए, कृष्ण हुए। तो ये जो सिस्टम है, इनमें जो वामन जयंती आ रही है ना, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है। वामन का मतलब है कि अगर शत्रु कीचड़ में उतर गया है तो उसके पीछे उसी रूप में पहुंच जाओ कीचड़ में, समझ गए बात को। और वामन का जो वामन कह रहा हूं मैं,
जी हाँ, वामन जयंती आ रही है, वो है बौने के रूप में। तो ये सारे जो रूप हैं भगवान के, वामन जयंती में उन्होंने बटुक ब्राह्मण के रूप में प्रयोग किया था। तो ये जब आएगा मैं आपको सारी कथाएं बताता तो रहता हूं, लिखता भी रहता हूं, इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या लॉजिक्स हैं इनके पीछे। बहुत कीमती बातें हैं ये। तो चलेंगे, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे अपने इस सिलसिले को। तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है अनंत चतुर्दशी। ये है 6 तारीख को, और भगवान गणपति के दिन चल रहे हैं। इस बार जो विसर्जन है उसके लिए हमें हमारे जो प्रशासन है उनकी तरफ से निर्देश मिले हैं कि प्रयास कीजिए जो गणपति जी का विसर्जन है उसका कोई और विकल्प ढूंढिए। और हम तो हर वर्ष ही कहते हैं कि गणेश भगवान का जो विसर्जन करना है, इतनी सी छोटी सी प्रतिमा बनाया कीजिए, गोबर मिट्टी और उसमें बीज डालकर, नीम का हो, तुलसी का हो, आंवले का हो, पीपल का हो, वो छोटी सी मूर्ति है, उसे प्रेम से विसर्जित कर सकते हैं, जो क्योंकि हमारी प्रथा चली हुई है। जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं ये, इनको ढक देना चाहिए और मूर्तिकार को भी बुला लेना चाहिए, उनसे इनको डंप करवा देना चाहिए। क्योंकि पानी का प्रदूषण भी हमें ही बचाना है। अब केमिकल वाली पीओपी की मूर्तियां, एक तो इनके विसर्जन से बचना चाहिए। छोटी मूर्ति बनाइए ना, अपनी प्रथा पूरी करनी है तो श्रद्धा से, आस्था से, प्रेम से कीजिए। दिखावे की जो मूर्ति आपने पूजा पाठ के पंडाल में रखनी है बना लीजिए, एक छोटी मूर्ति रखिए जिसको विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से हमें एक हिदायत आई है कि प्रयास कीजिए कि कोई अन्य विकल्प हम ढूंढें, और हमें ढूंढना भी चाहिए। हमें, जिनके पास बड़ी मूर्तियां हैं वो पौंड बना लें अपने, वहीं पे जेसीबी से खड्डा करवा के उसमें पानी भर दें, उसमें विसर्जन कर दें। जिनके पास छोटी मूर्तियां वो टब में डाल दें, किसी पौधे में, गमले में उसको डंप कर दें। तो प्रयास कीजिए, क्योंकि पानी बहुत चढ़ा हुआ है, पानी उफान पर है। जिन स्थानों पे हम विसर्जन करने जाते हैं, जिन दरियाओं में या नहरों के किनारों पे, वो टूटे हुए हैं, बड़े कमज़ोर हैं। तो इस बार दुर्घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए आप सबसे प्रार्थना ही है, इसको बहुत ज़्यादा स्टबन मत हो जाना कि हमारे धर्म की बात है ये ना। आपको ईश्वर के निर्देश को समझना चाहिए। तो वैसे भी मेरा तो यही प्रयास होता है कि दिखाने वाली जो मूर्ति आप रखते हैं वो जितनी मर्जी बड़ी हो, विसर्जन वाली मूर्ति छोटी सी हो, देसी मिट्टी की हो, गोबर हो उसमें, और बीज भरे हो। जहाँ जाए पीपल उग जाए, नीम उग जाए, तुलसी उग जाए, आंवला उग जाए, हमारे किए हुए कार्य हमारी पीढ़ियों तक असर करें। उसका क्या फायदा, जहाँ जाए केमिकल घुल जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, और अगले दिन दुर्दशा हो कि गणेश जी का सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सूंड कहाँ है। बहुत कुछ चीज़ें ठीक करने वाली हैं, करनी भी चाहिए। ठीक है, धर्म को बचाना चाहिए। ये अनंत चतुर्दशी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 7 तारीख को महालय श्राद्ध प्रारंभ, भाद्रों के महीने की पूर्णमासी है। ठीक है, पूर्णिमा का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, अपने उपायों के लिए भी करते हैं, जिसमें विशेषकर राहु और केतु की शांति करवाते हैं, पितृदोष की, सर्प दोष की शांति एक पूर्णिमा पर और एक अमावस्या पर करवाते हैं। और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 तारीख को है भाद्रों की पूर्णिमा। ठीक है, 8 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 8 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक सर्व पितृ श्राद्ध लगेगा, जब तक ये चलेगा पितृपक्ष। इसको कहते हैं अश्विन माह का कृष्ण पक्ष। तो सबसे सबसे ज्यादा सुनिए ध्यान से, ये जो पितृपक्ष आ रहा है ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनको प्रणाम करने का ये समय होता है। और घर में लक्ष्मी तभी प्रवेश करती है, पहले पितरों को प्रणाम किया जाएगा, उसके बाद माँ दुर्गा की शक्ति आएगी धरती पे। उससे पहले गणेश जी घूम रहे हैं, उससे पहले कृष्ण भगवान आए थे, उससे पहले जब भगवान विष्णु निद्रा में गए हुए हैं, शंकर जी को सारी ड्यूटी देकर गए थे। तो ये सिस्टम आप समझ लीजिए, दीपावली तक अगर आप चाहते हैं घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, इन विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। उन विधियों में सबसे कीमती पितरों का पूजन होता है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो पितरों का हम पूजन करते हैं, जिसमें हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, पिंड दान करते हैं, कई लोग हरिद्वार, गया जी, कहीं भी पिहोवे
जाकर करते हैं। इसका कोई भी संबंध हमारी कुंडली वाले पितृदोष के साथ नहीं है, ये जरूर नोट कर लीजिए। जब हम कह देते हैं तुम्हारी कुंडली में सूर्य राहु का पितृदोष है, चंद्र राहु का पितृदोष है, बृहस्पति राहु का पितृदोष है, वो कहते हैं हाँ जी हमने श्राद्ध कर लिया था, हाँ जी हमने पिंडदान करा दिया था। ये आपकी कुंडली और ये जो पितृपक्ष है बिल्कुल आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये एक भ्रम बना लिया है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बना लिया है, कुछ अनजान लोगों ने भी बना लिया है। आपको पता है सोशल मीडिया रील्स चल रही हैं, आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो आप गया जी जाके ऐसे मुंह बना बना कर बोलेंगे। आपकी कुंडली में जो पितृदोष होता है उसका मतलब होता है कि पूर्व जन्म के हमारे ही किए हुए कर्मों का कैरी फॉरवर्ड इस कुंडली में मिल गया है। उसमें हमारे पूर्व जन्म में कौन माता पिता थे कौन नहीं थे हमें नहीं पता, लेकिन हमें कर्म पढ़ने आते हैं कि बृहस्पति अगर खराब था तो गुरु राहु संबंधित गुरु चंडाल दोष ये पितृदोष होता है। सूर्य अगर खराब आ गया तो सूर्य ग्रहण माना जाता है, ये पितृदोष माना गया। चंद्र खराब आ गया तो चंद्र राहु पितृदोष है। शुक्र खराब आ गया, शुक्र राहु का पितृदोष है। वो हमारी कुंडली के अपने ग्रहों का संबंध होता है। ये जो पितृपक्ष आ रहा है इसका मतलब है हमारे जो जा चुके बुजुर्ग हैं, चाहे वो दादा हैं पिता हैं, कई लोग परदादा जी का भी कर देते हैं श्राद्ध, 3 पीढ़ी का तो करना चाहिए, खैर उनको प्रणाम करते हैं हम कि हे हमारे पूर्वजों आपके कारण हम इस जीवन में हैं, आपको प्रणाम, आपकी आत्मा को शांति मिले, गोलोक में वास हो, समझे। और हम जो सनातनी करते हैं हमें तो 100% अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए। जो हम सनातनी हैं, आज 2025 में हम हिंदू हैं। विचार कर लीजिए 800 साल मुगलों का जुल्म, 200 साल अंग्रेजों का षड्यंत्र, यानी कि 1000 साल हमारे जो पिता दादा परदादा उनके पिता उनके दादा उनके परदादा उन्होंने ये जुल्म सहते रहे, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस बात का प्रणाम अपने पितरों को कीजिए, समझे। नहीं तो हम भी कुछ वही बने होते, हम भी अपने शरीर पे बेल्ट लपेट के बम्प की उड़ने की सोचते कि ये जीवन नहीं है, जन्नत उधर जाके मिलेगी। मतलब पूरी मूर्खता भरा एक विचार है। ये जीवन ही तो जन्नत है। कश्मीर स्वयं एक जन्नत है, उसको नर्क बना दिया कि कहीं जाकर जन्नत मिलेगी। चलिए बात कहीं और चली जाएगी। तो पितृपक्ष जो है इसका कोई लेना देना आपकी कुंडली वाले कालसर्प दोष से नहीं है, राहु से नहीं है, पितरों से नहीं है। जो ये वाले जो पितर हैं श्राद्ध पक्ष वाले, हाँ पितृपक्ष के जो कुछ दिन आते हैं उसमें हम देखते हैं कि कब चंद्रमा बली है कब चंद्रमा बलहीन है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण बली है, अमावस के दिन चंद्रमा बलहीन है। उस दिन हम कुंडली के उपाय भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई कह देना कि पितृदोष है गया जी चले जाओ आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए आपको मिस गाइड किया जा रहा है। या तो उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं होगा या फिर वो चाहते होंगे कि इनको दूसरी तरफ लगा दिया जाए, समझे। तो ये नोट कर लीजिए, पितृपक्ष 8 सितंबर को शुरू होगा और समाप्ति होगी 21 सितंबर को। उसके बाद 22 सितंबर को शरद ऋतु के नवरात्रे आ जाएंगे और बीच में 2 अक्टूबर को दशहरा है, विजयदशमी। इस बार ये बड़ी एक विडंबना है कि 2 अक्टूबर को गांधी का जन्मदिन मनाते हैं जो अहिंसा का पुजारी है, और 2 अक्टूबर को ही हिंसा के पुजारी को अब हम पुतला जलाएंगे उसका, रावण का, समझे। देखिए क्या क्या हो रहा है इस साल में। ये 2025 है, जनवरी से शुरू हो गए हैं सारे ये बैड इवेंट्स। कुंभ का आपने देखा होगा जब भगदड़ हुई थी, उसके बाद कभी कुछ हो रहा है फरवरी में, कभी कुछ हो रहा है, कभी जहाज गिर रहे हैं, कभी आग लग रही है, बीच में शुक्र खराब हो गया, अब यहाँ जल आ गया है, बाढ़ आ गई है। जनवरी से ये सारा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। तो 2 अक्टूबर को है विजयदशमी और उसके बाद
7 अक्टूबर को अगले महीने की पूर्णिमा है। चलिए उसके आगे नहीं जाते हैं ना, दिवाली तक, वो बाद में देखेंगे। करवा चौथ, दिवाली भी आने वाली है। तो ये सबसे पहले नज़दीक नज़दीक रही है। कल तो एकादशी मनाइए, उसके बाद वामन जयंती मनाइए, फिर भादरों की पूर्णिमा 7 तारीख को आ जाएगी। 8 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को श्राद्ध पक्ष अमावस्या पर समाप्त होगा। श्राद्धों की तिथि के अनुसार जिनको जानकारी है जरूर अपने पूर्वजों के श्राद्ध तिथि के अनुसार करें। जिन्हें जानकारी नहीं है वो सर्वपितृ श्राद्ध जो है 21 सितंबर को अमावस्या की तिथि पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। और जिन जिन लोगों को ये पूछना है कि पहला श्राद्ध कितने बजे, दूसरा श्राद्ध कितने बजे, तीसरा कितने बजे, अब नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। कोई भी व्हाट्सएप पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ना पूछे। मंदिर में जाएं, मंदिर के पुजारी पंडित जी से जो जिनके पास पंचांग होता है वहां जाकर पूछें। ये जो व्हाट्सएप शुरू किया हुआ है ना आपने इन चीजों के लिए, व्हाट्सएप रखो अपनी कुंडली के लिए बस। ये चीजें तो कम से कम मंदिर जाने की प्रैक्टिस मत छोड़े। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना, क्योंकि एक श्राद्ध दूसरे श्राद्ध का बीच में ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए 8 तारीख को शुरू है पहला श्राद्ध है जी, 9 को है दूसरा, या 9 को पहले ही लग जाएगा या बाद में लगेगा, बहुत शोर मचता है। तो प्रयास कीजिए, मंदिर जाने का अभ्यास, मंदिर जाने की प्रैक्टिस मत छोड़िए। सोशल मीडिया भ्रमित भी करता है। सोशल मीडिया की रील्स के उपाय ने सबको भ्रमित किया हुआ है। हमें रोज हजारों व्हाट्सएप आ जाते हैं, पंडित जी रील में देखा था अपने पति को शराब में ये डाल के पिला दें, अपने पति के सराहने चप्पल में ये रख दें। मैं क्या क्या सुन रहे हो भाई, कौन कौन से ये उपाय हैं? ये भ्रमित भी करते हैं, बचिएगा। तो खास करके मंदिर जाके पुजारी जी जो होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनके पास ये सारा पंचांग होता है। वो आपको बताएंगे पंचमी का श्राद्ध कब है, छठी का कब है, अष्टमी का कब है। बीच में बहुत महत्वपूर्ण माता लक्ष्मी का दिन आता है श्राद्धों में, आपको पता होगा जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं। उस दिन समझ लीजिए माँ लक्ष्मी भी प्रवेश कर सकती है घर में। पर मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा नहीं कब है। मेरे सामने डेट तो लिखी हुई है, पंडित जी जाके पूछिएगा। वो उपाय है, उपाय आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो बीच में महालक्ष्मी का श्राद्ध आएगा, जो व्रत आएगा, उसको कैसे कैश किया जाए। रेमेडीज के लिए तो मैं हूँ, लेकिन ये जो धार्मिक बातें हैं इनके लिए कम से कम मंदिर जाइए, पंडित जी से मिलिएगा। ठीक है। सो मित्रों, ये था गोचर, आपको बता दिया है, त्योहार बता दिए हैं, पर्व बता दिए हैं, 2 ग्रहण लगने हैं वो बता दिए हैं। खासकर चंद्रमा का ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में भी दिखेगा। जिनको प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, खासकर जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बच के रहिएगा। उन सारी बातों का प्रयोग कीजिएगा जो माता, दादी, नानी, सासू माँ समझाएं आपको, उसको करना पड़ेगा। ठीक है। सो लगभग मैं जो कहने आया था, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर कोई भी जनरल बात पूछना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपसे बातें कर लेते हैं भाई, खोल लेते हैं, क्योंकि आपके कमेंट सामने नहीं देख रहा मैं। अब देखूंगा क्या कोई कुछ लिख रहा था कि नहीं, क्योंकि सामने मैं बंद कर देता हूँ। लो जी, ये हैवी रेन लाइकली इन अमृतसर, फतेहगढ़ साहब, गुरदासपुर। लो, पहले ही मैसेज आ गया है, पढ़ दूं? सरकार ने मैसेज भेजा है, ध्यान से सुन लीजिए। हैवी रेन इज लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेस ओवर अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, तरन तारण इन नेक्स्ट 3 आवर्स। इफ एनी इमरजेंसी कॉल 112। तो अगले 3 घंटे की एक अलर्टनेस भेजी है गवर्नमेंट ने, खासकर हमारे डिपार्टमेंट ने, जो मौसम का हमें बता रहा था कि भारी बारिश की संभावना है। तो अच्छा, कई बार पता क्या हो रहा, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे बाहर ना पड़ रही हो, तो हम क्या लिखेंगे? ये देखिए फेक लिख रहे। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं आ रही तो जहाँ क्लाउड बस्ट हो जाता है वो तो बेचारे डूब रहे होते हैं, हम फेक लिख रहे हैं। उस समय जब यहाँ पे नहीं बारिश, हिमाचल डूब रहा है, सतलुज के आसपास के लोग डूब रहे हैं, वो कैसे लिखें बेचारे फेक है। इसलिए हर बात को फेक मत लिखा कीजिए जब तक पता ना हो। हम जब किसी बात को नकार देते हैं, नेगेटिव नैरेटिव सेट कर देते हैं, तो सरकारें
या वो संस्थाएं जो हेल्प करने के लिए आती हैं वो भी घर बैठ जाती हैं, क्योंकि जो लिखते जाएंगे आप सोशल मीडिया पे, सही लिखेंगे तो सही फैल जाएगा, रॉन्ग लिखेंगे तो रॉन्ग फैल जाएगा। अब ऐसा मैसेज आता है ना जब गवर्नमेंट का अलर्टनेस का, तो बाई चांस मेरे घर के बाहर ना बारिश पड़ रही हो तो मैं क्या लिखूं? झूठा मैसेज है। जलंधर में पड़ रही हो सकती है, पटियाला में पड़ रही हो सकती है, अमृतसर में पड़ रही हो सकती है। तो पहले हर बात को परखना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है। हम गलती कर बैठते हैं और फिर उन इलाकों में हेल्प जानी रुक जाती है, क्योंकि लोग लिखने लग जाते हैं नहीं पढ़ रही जी, नहीं पढ़ रही जी, नहीं पढ़ रही जी। तो जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारे चुप करके बैठ जाते हैं, समझे? उल्टा लिखो कि यहाँ हेल्प चाहिए, इस एरिया में पड़ रही है, इस एरिया में बाढ़ आ गई है, इस एरिया में पशु बह रहे हैं, इस एरिया में लाइट नहीं है, इस एरिया में सड़कें टूट गई हैं। ये लिखना चाहिए। लिखना फेक है जी, आपको बात बताई गलत है जी, आपने गलत लिख दिया जी, ये लिखते रहते हैं। मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ज्योतिष नहीं है। कुछ लोग ज्योतिष को नकारते रहते, ऐसा नहीं हुआ जी, मतलब मुझे नहीं पता या मेरे साथ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ही नहीं। कैसे कैसे है यार हम लोग। ठीक है, तो कोशिश करा कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए, नहीं पता होता चुप रहा कीजिए, पता है तो फिर आइए लाइन पे। चलिए अब पहले तो मैं अपना लाइव खोलूं ताकि आपके, मेरी आवाज कितनी ऊंची है भाई? हाँ जी, ये आ गए हैं आपके, पॉजिटिव रहा कीजिए, नहीं पता आपके कमेंट अब आए मेरे सामने। विशाल नैयर जी ने लिखा है राइट, थैंक यू जी विशाल जी। दीपक ने लिखा है, मौदगिल जी ने हैवी रेन इन पटियाला। हाँ देखिए बात आ गई ना, अब लुधियाना में नहीं पड़ रही, पटियाला वाले परेशान है। दीपक जैन जी ने लिखा है राम राम। श्वेता ढांडा ने लिखा है सेवंथ श्राद्ध, हाँ माँ लक्ष्मी का सेवंथ श्राद्ध है। पूनम जी ने लिखा है काल दर्शक, हाँ वो पंचांग है हमारा, वो आप लोग घर में रख सकते हैं। चलिए, सारिका शर्मा जी ने कुछ लिखा है, पंडित जी स्पेशल रेमेडीज बता दें पितृपक्ष की, हम सबको हेल्प मिल जाएगी। पितृपक्ष रेमेडीज में नहीं आता, अभी तो ये मैंने आपको बताया, पितृपक्ष रेमेडीज में नहीं आता। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए एक प्रणाम की विधि है, दान पुण्य की विधि है। अगर हम ज्यादा विधियों में नहीं पढ़ना चाहते तो जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है उसको अमावस्या कहते हैं। उस दिन आप तर्पण नहीं करना चाहिए, चाहते तो कुछ सूखा दान कर सकते हैं। ये इसका कोई आपकी कुंडली से, कोई रेमेडी से कोई लिंक नहीं है। पितृपक्ष वाले इन उपायों से, जिसको आप उपाय समझते हैं, ये पूजा पद्धति है, प्रणाम पद्धति है, आपका कोई ग्रह का लिंक नहीं है। हाँ, इसको करने से आपका बृहस्पति, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति पिता दादा बाबा को कहा गया, सूर्य शुद्ध पिता को कहा गया, चंद्रमा माता नानी दादी सासू माँ को कहा गया है। समझ गए? इसका कोई ग्रहों से लिंक नहीं है। जो आप सारिका जी आप रेमेडी पूछ रही हैं, पितृपक्ष कोई रेमेडी नहीं होती। पितृपक्ष होता है पूजन, प्रणाम, दान। अच्छा जी, अनु सोनी ने लिखा है, पंडित जी अगर तिथि को श्राद्ध कर दे तब भी मत्स्य को करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप जो निर्धारित तिथि होती है किसी की मृत्यु की, उस दिन कर ले, फिर अमावस की जरूरत नहीं होती। अमावस तो तभी किया जाता है, या तो किसी का पता नहीं होता, जो 14वां श्राद्ध होता है कि ये इनकी डेथ हो गई है या लापता है या आत्महत्या कर गए, उनका। और जो 15वां होता है, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो लास्ट अमावस पे कर सकते हैं। चलिए, मुझे पता है ये बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं तो लाइव में बैठा हूँ इसलिए जवाब दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे तो ये जवाब मैं देने वाला नहीं हूँ किसी को। मैं सीधा सीधा लिखूंगा मंदिर जाओ पंडित जी के पास, बहुत आते हैं हमारे पास। पवन वत्स जी राम राम। नेहा शर्मा जी ने आप बहुत लंबा सा लिख दिया, शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वो ऊपर निकल जाता है। पढ़ लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। हस्बैंड के लगन में राहु है, अभी अभी देखो निकल गया, ऊपर निकल गया भाई। नेहा शर्मा बाद में पढ़ूंगा, वो निकल गया। इतनी लंबी बातें आप लिखेंगे ना, होगा ही नहीं, एक लाइन लिखनी चाहिए। शरण मेहता ने लिखा, थैंक्स, मैं भी ये पूछना चाहती थी कि श्राद्ध का क्या बेनिफिट होता है। श्राद्ध का यही बेनिफिट होता है कि हमारे 3 ग्रह होते हैं, जुपिटर, मून एंड सन, ये ठीक होते हैं बस, पर उनका लिंक नहीं है इसके साथ कोई, ये भी याद रख लीजिए। हाँ, अगर हम नहीं करते
तो वो उनमें सुधार नहीं होता इन ग्रहों में, समझे। पिता दादा बाबा बुजुर्गों का श्राद्ध करने से गुरु ग्रह ठीक होता है। फादर जो है वो सन सूर्य है, और चंद्रमा दादी नानी माता सासू माँ उनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी। सारिका जी ने भी समझ लिया, धन्यवाद। शरण को भी समझ आ गई, धन्यवाद। पूनम जी ने लिखा, ये बहुत जरूरी बात है पंडित जी, क्लियर करें। जो पंडित घर आते हैं वो ज़्यादा खा नहीं पाते तो राशन देना ठीक रहता है? बिल्कुल, ये कोई प्रथा थोड़ी है कि आप उनको ठूस ठूस के खिलाना है, जैसे जूस की मशीन में मौसम्मी डाल के ऊपर से मूसल डाल देते हैं। नो, उनके लिए थोड़ा मीठा प्रसाद बना लीजिए, और बाकी उनको कुछ आप कुछ अपनी तरफ से कुछ राशन, कोई चावल, कोई वस्त्र देना चाहते हैं दे दीजिए। ये थोड़ी कि बिठा कर खिलाना ही है। पहली तो बात है, ब्राह्मणों की कमी हो रही है। अब ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं इस पंडिताई में आ नहीं रहे। एस्ट्रोलॉजर अलग चीज होती है, समझे। जो कर्मकांड के ब्राह्मण है अब वो कम हो रहे हैं, अब वो मिलेंगे भी नहीं आपको आने वाले दिनों में। अब एक ही मोहल्ले में मान लीजिए 2-4 पंडित जी रहते हैं कर्मकांड वाले, उनको कई घरों में जाना पड़ेगा। तो क्या वो 50 घरों की खाना ही खाते रहेंगे? ये सारा सिस्टम जो है, इसको समझ लीजिए। उनको कोई घर का मीठा बना लीजिए, जैसे आप हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, वो उनको भोग लगवाइए, और जो आप देना चाहते हैं वो अलग से दे दीजिए, पैकिंग में दे दीजिए। इसमें क्या है? बिठा बिठा कर उनको खिलाते हैं, फिर कहते हैं पंडित बड़ा मोटा हो गया, बड़े श्राद्ध खाते हैं, है ना। फिर आप उनके ऊपर लांछन भी लगाती है दुनिया, जबकि कसूरवार खुद है। बिठा कर खाओ जी पंडित जी, एक कपूरी और खाओ, एक रोटी और खाओ, मेरा चाचा है खानदा ही, मेरी नानी है। ऐसे नहीं होता, कितना मार देंगे यार खिला खिला के। वो बेचारे मजबूरी से खाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प, उन्हें कोई लालच नहीं होता, उन्होंने संकल्प किया होता है। उन्होंने जब गुरु दीक्षा ली होती है, जब चोटी जनेऊ पहना होता है ना, तो संकल्प किया होता है कि हमें अब ये कर्म करने हैं, समझे। अब उनकी जीविका भी वही होती है, खाना उनका कमाना वही होता है। तो उनका उनका एक धार्मिक संकल्प होता है वो। हाँ, तुसी कहना बह के खाई जा, बस इतने बैठा रहा, हो जा मोटा। मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो मुझे कहते थे आप कर्म कांड भी सीख लो राजन जी। मैं कहा ना भरावा, मैनू कहणगे आ जा रोटी खाई जा साढ़े घरों। मैं कहा मैं नहीं खानी। करमजीत सिंह नमस्ते। शरण बहुत खुश हो रही है मेरी गल्लां सुन के। ऋषभ सिंगला कह रहे हैं एरिस पर 7.5 चल रही है। हाँ जी बिल्कुल चल रही है। चलो, शरण मेहता श्वेता डांडा खुश रहें। विशाल जी कह रहे हैं जूस भी पिला सकते हैं, चाचा जूस पींदा सी। हाँ, मीठा जूस ही पिलाना। कईयों का चाचा कड़वा कड़वा जूस भी पीता था। हुण पंडा जी ने शाम ਨੂੰ ना बुला लियो किते 8 PM। पूनम शर्मा कहते हैं बिल्कुल सही, मिलते ही नहीं, और कई बार एक ही तिथि में उन्हें कई घरों में जाना होता है। बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेहा शर्मा जी ने लिखा पट्टी जी, बगलामुखी यंत्र किसकी रेमेडी है? अगर येलो मार्क ग्रह का कलर हो, मारक ग्रह का कलर हो तो यूजफुल होता है। हाँ, बगलामुखी माता का जब हम पाठ पूजन हवन यज्ञ करते हैं तो वहाँ से हमें बगलामुखी माता का यंत्र भी मिलता है, और पीले रंग का रक्षा सूत्र भी मिलता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, हर एक के लिए पीला रंग सूटेबल नहीं होता, इसलिए 2 तरह के रक्षा सूत्र मिलते हैं, एक काले रंग का होता है, एक पीले रंग का होता है। अगर आपको अपना लगन पता हो और आप किसी पंडित जी से हवन करवा रहे हों माता बगलामुखी का, आपने किसी किए कराए का असर तोड़ने के लिए, अपनी बीमारी से, अपने किसी कानूनी चक्कर से बचने के लिए, तो आप उनको लगन बता दीजिए कीजिए। क्योंकि पुराने ज़माने में जब पंडित जी संकल्प करते थे वो जन्म पत्री भी देखते थे। अब आजकल देखते नहीं। आप आजकल तो बस यही कह देते हैं अपना नाम बोलिए, अपने पिताजी का नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, फलां मासे फलां पक्षे, है ना। तो अगर आप लगन बता देंगे तो आपको वो, अगर आप दैत्य ग्रुप के हुए तो आपको वो ब्लैक कलर का रक्षा सूत्र देंगे, माँ काली से संबंधित होता है। अगर आप देव श्रेणी में हैं तो आपको पीले रंग का रक्षा सूत्र मिलेगा, समझ गए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ज़्यादा लोग पीला 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 धागा बांध कर घूमते रहते हैं कि हमने बगलामुखी माता जी का हवन पूजन किया है। बगलामुखी माता का अपना जो रूप है वो पीत वर्ण है, उन्हें पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, तो वहां पे तो चढ़ा सकते हैं। अगर जब हमारे ऊपर जो यूज करना है तो हमें पता होना चाहिए। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। किसने लिखा था ये?
नेहा शर्मा ने, बहुत अच्छी बात है, सबके काम का प्रश्न है। राजीव कालिया जी जुड़े हैं, सब शेयर कर दो, धन्यवाद जी। दीपक जैन जी पूछ रहे हैं बरसात से कब राहत मिलेगी। भाई जो हमारी कैलकुलेशन होती है, सूर्य केतु 16 सितंबर को ठीक होंगे, तब जाकर पूर्ण राहत मिलेगी। बीच में तो अब सरकार ने लिख दिया कि अगले 3-4 दिन और खराब आ रहे हैं। करमजीत सिंह ने लिखा कन्या राशि वालों का क्या होगा सितंबर में गुरुजी। चलो भैया, अब ये पर्सनल बात होगी तुम्हारी कन्या राशि की, क्योंकि कन्या राशि रूशि मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी भी। ना ही मैं हमेशा बोलता हूँ राशि पूछने वाले और बताने वाले दोनों लोअर स्टैंडर्ड होते हैं। तो मैं तो राशि वाशी बोलता नहीं, पूछा भी मत करो करमजीत, तुम तो पुराने जानते हो मुझे, क्यों लोअर स्टैंडर्ड बातें करते हो राशियां पूछ पूछ के। शरण ने लिखा है एक बात बताओ भैया, अगर लेडी का श्राद्ध करना हो तो लेडी को ही खिलाना होता है श्राद्ध? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये पंडित जी बताएंगे मंदिर वाले। चलो, पहला शिकार होगी शरण मेहता। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है शरण, क्योंकि कर्म कांड मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है, हवन यज्ञ करवाना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको मंदिर में जाके पंडित जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, भावना पूछ रही है क्या वृश्चिक लगन वाले चंद्रमा गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने अपना दिखा दिया। जब मैं वो लाल रंग के गणपति हैं, ये देखिए ये चंद्रमा, समझे। नेहा जी ने लिखा ग्रेट थैंक्स, अंडरस्टूड कंप्लीटली, आई नीड ब्लैक वन। ठीक है। सारिका शर्मा ने लिखा है नवरात्रों पर भी एक वीडियो बनाइएगा। जरूर प्रयास करूंगा, मेरी तो कोशिश रहती है। विशाल नैयर ने लिखा है लगन पूछ लो लगन। हाँ, ये देखो, विशाल जी को पता है कि जितनी देखो, अगर रेमेडीज में जाना है तो लगन थेरेपी काम आएगी आपको। अब कन्या राशि तो कईयों की हो सकती है, वृश्चिक राशि तो कईयों की भी हो सकती है ना। तो सारे थोड़ी वैसे हो जाएंगे। लगन मतलब स्पेसिफिकेशन हो जाती है, फिर उसके अंदर अंतरदशा और दशा और भी स्पेसिफिकेशन हो जाती है, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। जो राशि शब्द इस्तेमाल करे कि मेष राशि को लॉटरी लगेगी, वृष राशि को धोखा मिलेगा, मिथुन राशि को साथी, समझ लीजिए आपको मिसगाइड कर रहा है, वो लोअर स्टैंडर्ड का एस्ट्रोलॉजर है। और जो ऐसे राशि पूछने वाले हैं वो लोअर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। बस मैं ये इसलिए कहता हूँ आपको चुभती रही ये बात कि हम लोअर स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आपकी जो राशियां पूछने वाले लोग, राशियां पढ़ने वाले लोग, उन्होंने ही ज्योतिष को बर्बाद किया है। राशियां बताने वाले उन्होंने ज्यादा बर्बाद कर दिया है। चलिए, ऑलमोस्ट अब आपके मैसेजेस भी कंप्लीट हो गए हैं। शरण मेहता की तरफ से थैंक्स आ गया है। सो दोस्तों, आज का लाइव हो गया 1 घंटा 22 मिनट का। तो इस लाइव को आप, जो पहला सेशन है उसे ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सारा ग्रह गोचर बता दिया है, और उसमें आपको लगन के अनुसार बता दिया है कि आपके ग्रह कब ठीक होंगे। अगर आप बिल्कुल कुछ ना याद रखना चाहते हो, ओवरऑल पूछना चाहते हो, तो 29 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, तो दैत्य श्रेणी वाले ठीक हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति उच्च होंगे, तो देव ग्रुप वाले ठीक हो जाएंगे। इसलिए 2 डेट्स तो आप याद रख ही लीजिए कि 18 अक्टूबर बृहस्पति उच्च होगा तो देव श्रेणी वालों को फायदा होना है, 29 नवंबर शनि मार्गी होंगे तो दैत्य ग्रुप को फायदा होगा। ठीक है, तो अब अपने इस लाइव को करते हैं विश्राम। और बीच में फिर क्वेश्चन आ गया, वृश्चिक लगन वाले सिल्वर रिंग और कला डाल सकते हैं? 100% डाल सकते हैं। जब मैंने अपनी उंगली दिखा दी है तो अब कोई कसर रह गई है? मैं हूं वृश्चिक लगन, ये पहना हुआ नीचे सिल्वर का छल्ला। ग्रहण के लिए मंत्र जाप या पाठ बताएं? ये मंदिर वाले पंडित जी से पूछिए पूनम जी, अभी अभी आपको बताया है। ये ग्रहण जो होता है, मेरा एक ही काम है, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, राहु केतु शनि तंग करे, तो मुझे बताइए। ये जो मंत्र शंतर है ये पंडित जी के पास चाहिए। ये मुझे एक अच्छा आंसर मिल गया है ना, पंडित जी के पास जाइए मंदिर वाले। हाँ, ये मैं सबको यही बोला करूंगा। नेहा शर्मा ने लिखा यस, पहन सकते हैं, भाग्य स्थान का लॉर्ड है। हाँ, बिल्कुल सही लिखा। अनु सोनी जी, पंडित जी कई लोग कहते हैं कि मस्या को पूर्वजों की थाली निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं लोग। जिन्होंने श्राद्ध ना किया हो वो मस्या वाले दिन कर सकते हैं, और हर महीने मस्या पर भी कर सकते हैं। पामिस्ट प्रीति चौबे जी आई हैं। जय सिया राम प्रीति जी, हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग लाइव से जुड़े हुए हैं।
दोस्तों, आज का लाइव यहीं पे स्थगित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब क्वेश्चन निजी आने शुरू हो रहे हैं। ग्रहण में जो मंत्र है चंद्रमा का पढ़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, मुझसे आपको, अब मैं दांतों का डॉक्टर हूं, आप मुझे कहें मेरे ढिड च पीड़ होती है पंडित जी, तो मैं क्या कहूंगा? आपके दांत खराब है, अच्छी तरह चबाते नहीं है, अंदर वो साबुत चला जाता है, आपका पेट हजम नहीं करता, इसलिए ढिड च पीड़ होती है, दांत टेस्ट कराओ। आप कहोगे नहीं ढिड च पीड़ होती है पंडित जी, मैं कहूँगा मैं दांतों का डॉक्टर हूँ भाई, अपने दांतों को चेक करवाओ। तो इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे से राहु केतु शनि मंगल चंद्र पूछ लो। ये जो आप पूछते रहते हैं ना, मत्स्यादि थाली, ये पंडित जी से जाके पूछो, अंडरस्टैंड, ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे से पूछो आपका लग्न क्या है, आपके दशा अंतरदशा का फल क्या है, आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा क्या कर सकता है, आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा क्या कर सकता है, वो मेरे से पूछो, तो मैं प्रयास करूंगा, अगर जितनी मेरी नॉलेज है आपको बता दूंगा। इन सारी चीज़ों को आप समझते रहिए। प्रीति जी ने पूछा सिंह लगन के लिए, भाई सिंह लगन के लिए मैंने बता दिया है, आपको दोबारा इसको रिवाइंड करके देखना चाहिए। करमजीत लिख रहे हैं भूल गए थे गुरुजी, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, अब आता हूँ आपके पास, चलो जरूर आइए और अपना लगन याद रखिए क्या होता है। लगन लिख दीजिए, मेरा लगन ये है तो मैं आपको बता दूंगा। राशि लिखेंगे तो मुझे क्या पता कौन किसकी राशि क्या हो रहा है। अलका जोशी जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सितंबर का महीना चढ़ गया है, ग्रहों की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। 2 ग्रहण आने हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इनसे और भी ज़्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। सूर्य और केतु अभी तकरीबन 16 सितंबर तक एक साथ रहेंगे, अभी भी जल प्रलय रहेगा, जल तांडव रहेगा, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। इस समय सूर्य बुध और केतु मिले हुए हैं, बुध भी ठीक नहीं है, अगले महीने शुक्र केतु के साथ मिल जाना है, वो भी ठीक नहीं है। ये सारा मैंने आपको वैसे पहले सेशन में बता दिया है। जब आप इसको शेयर कर लीजिए अपने अपने प्रोफाइल पे, आराम से रात को सुनिएगा, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और अगर आपको आपका लगन पता है क्या है, तो आप 100% घर बैठे मेरे इस लाइव के माध्यम से कम 50% तो सुधार आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं कलर थेरेपी बता देता हूँ, आपको जेम्स थेरेपी बता देता हूँ, आपको डोनेशन थेरेपी बता देता हूँ, आपको इष्ट देव भी बता देता हूँ। हमारे जो इष्ट देव हैं वो भी कुंडली से ही निर्धारित होते हैं। कई बार कुंडली होती है शनि देव की, हम सूर्य की उपासना कर रहे थे, सूर्य और शनि आपस में एंटी प्लैनेट्स हैं। कई बार कुंडली होती है मंगल की, हनुमान जी की, हम मंगल शनि का अंगारक दोष लेकर, चंद्र शनि का विष योग लेकर उल्टी रेमेडी कर रहे होते हैं शनिदेव के साथ, तो हमें बीमारियां, परेशानियां, ऑपरेशन हो जाते हैं हमारे। तो इष्ट देव की पूजा आपकी कुंडली बताएगी, क्या डोनेशन करनी है आपकी कुंडली बताएगी, क्या अर्पण करना है आपकी कुंडली बताएगी, क्या रतन धारण करने हैं आपकी कुंडली बताएगी, कौन से कलर आपके लिए लकी हैं आपकी कुंडली बताएगी। हालांकि मैं अंक विद्या में जाता नहीं हूं, मैं जब कुंडली ठीक कर देता हूं सारे नंबर ठीक हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं लकी नंबर क्या है, धन का नंबर क्या है, विवाह का नंबर क्या है, ये आपकी कुंडली बताएगी। तो कुंडली का ज्ञान होना, कुंडली की जानकारी होना, कुंडली के लगन का मालूम होना, कुंडली में ग्रहों की स्थिति का पता होना, दशा अंतर दशा को कैसे टैकल करना है, उन रेमेडीज का पता होना जरूरी होता है। इसके लिए चाहिए होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और 9872065786 मेरा व्हाट्सएप नंबर। हर बार आपसे यही कहता हूं, इस नंबर पे आप अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस लिख कर भेज सकते हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वॉइस मैसेज बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग टाइप करना नहीं जानते या नहीं करना चाहते। लेकिन इस नंबर पे कभी कॉल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि इस नंबर की जो रिंग है वो मैंने ऑफ की होती है। आपके फ़ोन बजते रहते हैं, बजते रहते हैं, जब भी मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ कोई फ़ोन बज रहा होता है, पर मैं वो फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि अगर मैं फ़ोन उठाऊंगा उधर से क्या आवाज़ आएगी आपको पता है ना, वो मैं सुनना नहीं चाहता। क्योंकि वो इधर से जाती है, हाय पंडित जी मर गया, इधर घुस जाती है, तो फिर असर होता है मेरे ऊपर भी। तो मैं आराम से फिर लाइट मोड में आपके व्हाट्सएप्स पढ़ता हूँ,
सुनता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो मैंने मूड सेट किया होता है कि अब मुझे यही काम करना है। मेडिटेशन की होती है, पाठ किया होता है, अपनी ऑरा स्ट्रांग की होती है। हाँ, अचानक फोन उठा लूँ, हाय साढ़े घर पुलिस आ गई, तो मैनू तो अपना भी डर लग जाता। सूर्य केतु तो मेरे भी इकट्ठे है, समझ गए। तो वो मैं उठाता नहीं हूँ फोन। तो इस नंबर को कभी भी कॉलिंग के लिए मत यूज कीजिए, कोई आपकी कॉल अटेंड नहीं होगी। इस नंबर का मतलब है व्हाट्सएप मैसेज करना, वॉइस मैसेज भेज देना, फिर मेरे रिप्लाई का वेट जरूर कीजिए, आपको मिलता है, हर बार मिलता ही है जो लोग सही विधि से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो डेट टाइम प्लेस अपने क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। आपको घर बैठे ऑनलाइन सारी जानकारी, क्या लग्न है, क्या राशि है, क्या दशा है, क्या स्टोन्स हैं, क्या डोनेशंस है, क्या लकी है, क्या अनलकी है, घर बैठे ही आपको सारी जानकारी मैं पहुंचा देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूं। इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। नमस्ते सदा वत्सले। मातृभूमि भारत माता की जय हो।